हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है रेलटेरा पर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया आने में क्योंकि मुझे खुद भी थोड़ा तैयारी करना पड़ रहा है जीडीसी के लिए। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों का ग्रुप डी से पहले, ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा टॉपिक आप लोगों को, पूरा जो साइंस है पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा। ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। आप लोग सोच रहे होंगे पहले तो मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया, अब सीधा चैप्टर 10 क्यों आ गया। तो देखिए कैसे मैं पढ़ाऊंगा, पहले केमिस्ट्री का चैप्टर 1, फिर फिजिक्स का चैप्टर 1, फिर बायोलॉजी का चैप्टर 1। ऐसे क्या होगा, आप लोग बोर नहीं होगे सिर्फ एक ही तरह के पढ़ते पढ़ते। आप लोग तीनों तरह के अलग अलग तरह के पढ़ेंगे और सबका एक एक चैप्टर करके क्लियर करते जाएंगे कि कैसे हम लोगों को पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो आज सबसे पहले फिजिक्स का हम लोगों का चैप्टर है चैप्टर 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें हम लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है। जैसे कि यहाँ एक दिया हुआ, इससे पहले कुछ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ हम लोगों को ध्यान देना है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। मतलब प्रकाश जो है सीधा जाएगा। सीधा जाने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ कोई परावर्तक पृष्ठ है, मतलब कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये प्रकाश सीधा गया, यहाँ टकराया, फिर वापस ऐसे जाएगा। ठीक है, टकराने के बाद ये इस टाइप से मुड़ेगा। ऐसे नहीं कि ये प्रकाश इस प्रकार से जा रहा है, ऐसे प्रकाश कभी भी नहीं जाता है। प्रकाश हमेशा सीधा सीधा जाएगा, टकराने के बाद हो सकता है मुड़ जाए, लेकिन जब तक नहीं टकराए ये सीधा ही जाते रहेगा। यही है प्रकाश का नियम कि प्रकाश हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। उसके बाद क्या है, यहाँ और एक चीज़ छोटा सा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जान के रखना एक अच्छा चीज़ है। एक ये वाला देखिए क्या लिखा है, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाती है। मतलब कि मान लीजिए ये कोई अपारदर्शी पृष्ठ है, ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु है, इधर से प्रकाश आया, इसका ऊपर पड़ा, जब भी इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या होगा, जाना चाहिए था हमारा सीधा, जाना ऐसे चाहिए था सीधा, और छाया यहाँ बनना चाहिए था, परछाई यहाँ बनना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, ये थोड़ा सा बैंड हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, और परछाई इस प्रकार का बनता है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, इसी चीज़ को कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। मतलब प्रकाश किसी अपारदर्शी पृष्ठ या अपारदर्शी वस्तु से टकराकर किनारों की तरफ मुड़ जाती है, उसी को कहा जाता है क्या, प्रकाश का विवर्तन। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो नियम है, नियम 1 ये नियम 2 है। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए एक ये समतल दर्पण है, इधर पेंट किया हुआ है, ये आपतन कोण है, जो आता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, और टकराने के बाद जो जाता है इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। दोनों के बीच का एंगल ये कोण आई, आपतन कोण को कहा जाता है कोण आई, ठीक है, और परावर्तन कोण को कहा जाता है कोण आर। मतलब कोण आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार से फिर से एक समतल दर्पण बना लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, आपतित किरण, मतलब ये हो गया आपतित किरण, आने वाला किरण। उसके बाद क्या है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, जहाँ मतलब आपतन बिंदु जहाँ वो आके टकरा रहा है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, और ये अभिलंब, अभिलंब हमेशा 90 डिग्री सीधा होता है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मतलब टकराने के बाद जो किरण जा रहा है, परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होता है। तो देखिए सभी एक ही पॉइंट पर है ना, तो वही कहा गया है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, यही दो नियम हैं। अब रेलवे में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ग्रुप डी में इसको कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग स्कूल का तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमें ग्रुप डी के, रेलवे के ग्रुप डी या फिर एएलपी टेक्नीशियन के हिसाब से पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, वैसे ही एक तीसरा ऑप्शन देगा,
और एक चौथा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन। यहाँ कुछ भी तीसरा ऑप्शन में नियम दे दिया, चौथा ऑप्शन में नियम दे दिया। अब बोलेगा ऑप्शन ए क्या दिया, ओनली वन, केवल एक सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी क्या दे देगा, 3 और 4 दोनों सही है। तो आपको कौन सा मानना होगा, क्या है हमारा 3 और 4 सही है क्या, नहीं, वो किसी और दूसरा नियम दे सकता है, वो दूसरा नियम दे दिया है। और हमारा क्या सही है, ऑप्शन सी, मतलब 1 और 2 ये दोनों सही है। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में या फिर रेलवे में पूछा जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को पढ़ाई करना है कि हमें कोई भी क्वेश्चन पूछे हम फटाक से उसका आंसर दे दे, तुरंत उसका आंसर दे दे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, समतल दर्पण का कुछ प्रॉपर्टी दिया है, मतलब प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टी दिया है। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, तो सबसे पहला क्या बोला है, ये सबसे पहला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। और आभासी का मतलब क्या होता है, जो सीधा होता है वही आभासी होता है। अगर कोई प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो आभासी भी है। ठीक है, आभासी मतलब रियल में नहीं बन रहा है, वो डुप्लीकेट है, सही से बन नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा में हमारा क्या है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। देखिए ये बिंब है मतलब वस्तु है, और ये प्रतिबिंब है, दोनों का साइज हमेशा क्या होगा, बराबर। कब, जब समतल दर्पण हो। समतल दर्पण में दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और तीसरा हम लोग क्या पॉइंट देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग लेफ्ट हैंड मान लीजिए उठा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि आप इधर दर्पण में राइट हैंड उठा रहे हैं। अगर आप राइट हैंड उठा रहे हैं तो दर्पण में दिखेगा कि आपका लेफ्ट हैंड उठ रहा है। उसी को पार्श्व परावर्तित बोलते हैं। मतलब सर पैर नहीं बनेगा लेकिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड जरूर बन जाएगा। इस प्रकार का कुछ समतल दर्पण में बनता है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता है, सीधा होता है प्रतिबिंब और आभासी होता है। जब भी सीधा होगा आभासी होगा ही। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। और तीसरा क्या है, पार्श्व उल्टा होता है। अब देखिए हम लोग का आ जाता है गोलीय दर्पण। ठीक है, अभी क्या आ जाता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, अगर ये मान लीजिए गोला है, इसको हम यहाँ से काट देते हैं तो ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया। और अगर मान लीजिए यहाँ से काट देते हैं तो ये एक हिस्सा हो गया। और एक तरफ हम लोग पेंट कर देते हैं, इसका इस तरफ मान लीजिए पेंट कर देते हैं। तो ये दोनों एक दर्पण है। इस दर्पण का भी नाम कुछ है, आगे बताऊंगा क्या नाम है। देखिए यहाँ पर ये एक गोलीय दर्पण को काट दिया और इस तरफ इसका रंग कर दिया गया है। तो ये बन गया क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। और वैसे ये एक दर्पण है, इसका इस तरफ रंग कर दिया गया है, तो ये बन गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसी प्रकार से दो लेंस होते हैं, गोलीय दर्पण दो होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। याद रखिए गोलीय दर्पण दो होता है। ठीक है, अब गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज़ें होते हैं वो सबको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का जो बीच है, सेंटर होता है, दर्पण का सेंटर, ठीक है, मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश में पोल। और इसको किससे दर्शाया जाता है, पी से। ठीक है, याद रखिए दर्पण का जो सेंटर होता है उसको पी से दर्शाया जाता है। अब देखिए ये जो है गोलीय दर्पण है, मतलब एक गोला का हिस्सा है। ठीक है, तो गोला का एक केंद्र भी होगा, तो इस केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र, और इसको सी से दर्शाया जाता है। वैसे ही अगर केंद्र से दर्पण तक, दर्पण यहाँ से यहाँ तक है मान लीजिए, दर्पण तक हम लोग रेखा खींचते हैं तो इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, क्योंकि ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। और इसको दर्शाया जाता है कैपिटल आर से। ठीक है, अब वैसे ही मान लीजिए यहाँ पोल से लेकर सेंटर तक, वक्रता त्रिज्या तक एक रेखा खींच देते हैं, तो इस रेखा को कहा जाएगा मुख्य अक्ष। देखिए इस रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रेखा है इसको कहा जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। एक चीज़ यहाँ जानने वाला है कि ये मान लीजिए इस ऐसे नहीं, एक दर्पण बना देते हैं। ठीक है, मान लीजिए बना दिया हम लोग अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, इधर रेखा खींच दिए, ये हो गया केंद्र। ठीक है, केंद्र और पी जो पोल है, इन दोनों के पूरा सेंटर बीच में आता है एफ, मतलब फोकस। ठीक है, पूरा सेंटर में आता है
फोकस एफ होता है, कैपिटल एफ से दिखाया जाता है। और फोकस से पी तक के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। याद रखिएगा, फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है और फोकस को कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ है कि केंद्र जो है फोकस का क्या है, दुगना है। अगर मान लीजिए फोकस हमारा 4 है तो केंद्र से ध्रुव तक का बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो वही एक फॉर्मूला बन जाता है R = 2F। इसको हमेशा याद जरूर रखिएगा। R बराबर क्या होता है, 2F। अगर मान लीजिए F मेरा यहाँ से फोकस से ध्रुव तक का दूरी 2 है तो केंद्र से ध्रुव तक का दूरी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा आंसर। R क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ याद जरूर रखिएगा, R = 2F। आगे हम लोग का न्यूमेरिकल में काम आएगा, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और उसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। अब देखिए यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है। तो इसको आप लोगों को रटने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा फिगर बना बना के एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा कि अगर मेरा वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और किस प्रकार का बनेगा, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। अगर सी और अनंत के बीच है तो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और किस प्रकार का बनेगा, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को फोटो के साथ, फिगर के साथ बताऊंगा। ये रटने का ज़रूरत आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। तो रटने का कोशिश मत करें, क्योंकि अगर रटेंगे तो हो सकता है बाद में आप लोग भूल जाए। और हम लोग को पढ़ना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी तुरंत होने वाला तो है नहीं। टाइम थोड़ा लगेगा एग्ज़ाम होने में, कम से कम 5-6 महीना तो लगेगा ही। तो हम लोगों को उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में मैं आप लोगों को ये फिगर बनाने का जो नियम है, इन सभी नियम को बताऊंगा। किताबी भाषा में नहीं, सिंपल लैंग्वेज में, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए उस लैंग्वेज में बनाऊंगा। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, ऐसा होने का कारण ये है क्योंकि ड्यूटी थोड़ा हार्ड चल रहा है और मुझे थोड़ा अपना भी पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो छोटा छोटा ही वीडियो चलेगा, लेकिन रेगुलर वीडियो आते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें अगर कोई डाउट है तो। और जो भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।